हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग संख्या पत्ती का टेस्ट नंबर 1 का सॉल्यूशन करेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग टेस्ट नंबर 1 का आंसर शीट। जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें है निम्न में कौन एक परिमेय संख्या नहीं है। निम्न में कौन एक परिमेय संख्या नहीं है, यानी इसमें हमको अपरिमेय संख्या चुनना है। तो देखिए 0 क्या होता है, एक परिमेय संख्या होता है। इसके बाद अगर इसको देखें, इस क्वेश्चन को तो दिया गया है क्यूब रूट ऑफ एक्स क्यूब बाई एक्स। देखिए इसको बनाने का 2-3 मेथड होता है। अगर हम प्रीवियस क्लास की बात करें, पिछले क्लास में तो हम लोग फर्मी के नियम पढ़े थे ना। जैसे रूट अंडर अगर x रहता था तो यहाँ पे 2 छुपा हुआ रहता है, तो x की जब वैल्यू निकालते हैं, रूट को जब हटाते हैं तो इसका पावर 1/2 आ जाता है। जैसे अगर यहाँ पर क्यूब रूट x लिखा हुआ होता है तो x पर पावर 1/3 आता है। जैसे 4 रूट x लिखा रहता है तो x पर पावर 1/4 आता है। इसी तरह ठीक है, तो इस तरह हम इसको सोल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे x क्यूब लिखा हुआ है, जब इस क्यूब रूट को हटाएंगे ना तो पावर आएगा 1/3 और नीचे है x। देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये x/x बचेगा, ये कटकर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए 1 क्या आता है, एक परिमेय संख्या होती है, तो ऑप्शन बी भी एक परिमेय संख्या है। आप इसको दूसरे मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे क्यूब रूट एक्स क्यूब दिया है और बाई एक्स था, तो इसका मतलब ये होता है कि अंदर जो भी नंबर है उसमें 3-3 का आप जोड़ा बनाइए, 3-3 का जोड़ा बनाइए। तो यहाँ देखिए x पर पावर 3 है तो इसको हम 3 बार लिख सकते हैं ना, और बाई में x। देखिए 3 का पेयर बन रहा है ना, तो 3 का एक ही पेयर बन रहा है, तो एक x निकलेगा बाहर और ये x कट जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस तरह हम तो ऑप्शन बी को देखें तो ये भी एक परिमेय संख्या थी, और परिमेय संख्या ये भी नहीं है। चलिए ऑप्शन सी की अगर बात करें तो यहाँ देखिए 4 रूट अंडर 81 दिया गया है और बाई 2 है, तो ये भी ऊपर जैसे क्वेश्चन की तरह बनेगा। इसमें हम जानते हैं कि 3 का पावर 4 करने पर 81 आता है, 3 3 9 3 27 23 81, यानी 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, ऐसे 4 में जब 3 लिखिएगा ना तो 81 आ जाता है। और देखिए जब क्यूब 4th रूट को हटाएंगे तो 1/4 आएगा, ये वाला कैंसिल, तो ये 3/2, यानी ये भी एक परिमेय संख्या होगी। या आप इसको ऐसे ही बना सकते थे। इसका मतलब ये हुआ कि अंदर जो नंबर है उसका आप गुणनखंड निकालिए और 4-4 का एक जोड़ा बनाइए। तो देखिए जब हम इसके अंदर वाला जब 81 को तोड़ेंगे इस तरह जब तोड़ते ना, ये 3 से 27 फिर 3 से 9 इस तरह तोड़िएगा तो आएगा 3 3 9 3 27 23 81 इस तरह आएगा। और नीचे कितना 2, तो देखिए यहाँ पे 4-4 का पेयर बनाते, 1 2 3 4, 4 3 मिल रहा है, इसका मतलब 1 3 बाहर आएगा, 3/2। तो देखिए ये p/q के रूप में है कि नहीं है, p/q के रूप में है, तो ये भी एक परिमेय संख्या होगी। तो देखिए ये भी परिमेय, ये भी परिमेय, ये भी परिमेय, तो मेरा लास्ट जो ऑप्शन है यही डी इसका अपरिमेय संख्या होगा। चलिए सब कैसे होगा इसको भी देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है जो देखिए जो ऑप्शन है ये है क्यूब रूट 18 और बाई 4 ऐसे दिया गया है। देखिए क्यूब रूट 18/4 दिया गया है। देखिए अब 18 का घनमूल निकलता है, हो नहीं निकलता है। देखिए इसमें घनमूल है, 3 का पेयर मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो इसका घनमूल नहीं निकल रहा है, तो ये क्या होगा, ये एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी, है ना, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन था इसमें क्या करा था कि निम्न में कौन एक परिमेय संख्या नहीं है, यानी हमको अपरिमेय संख्या चुनना था। तो 0 परिमेय संख्या है, ये भी हम सोल्व किए, परिमेय संख्या ये भी परिमेय संख्या है। तो ये जो लास्ट ऑप्शन था ये परिमेय संख्या नहीं होगी, अपरिमेय हो गया, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये जो 18 है इसका घनमूल नहीं निकलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए कह रहा है कि निम्न में कौन एक परिमेय संख्या है। अब यहाँ देखिए 2 ± √3 दिया गया है, फिर है 3 ± क्यूब रूट 27 दिया गया है, क्यूब रूट 27। इसके बाद दिया गया है 4 ± क्यूब रूट 9 दिया गया है और डी में पाई दिया गया है। तो देखिए इसमें परिमेय संख्या चुनना है। तो देखिए हम लोग क्या पढ़े थे कि किसी भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, यानी किसी भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे या घटाएंगे या गुणा करेंगे या भागा करेंगे तो रिजल्ट हमेशा क्या आता है, हमेशा अपरिमेय संख्या आता है। तो देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन था ये क्या है, परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या को जोड़ रहे घटा रहे तो क्या बन जाएगा, अपरिमेय संख्या बनेगा। उसी तरह देखिए ये एक परिमेय संख्या है, और ये देखिए 27 किसका घनमूल होता है, 3 का होता है। तो देखिए अब ये एक परिमेय संख्या हो जाएगी क्योंकि 27 का घन 3 आता है। इस तरह इसको बना सकते हैं आप। देखिए यहाँ पे दिया था 3 ± क्यूब रूट 27 दिया गया है। तो देखिए 3 ± 27 किसका होता है, 3 का होता है, तो इसका आंसर आएगा एक बार प्लस में और एक बार माइनस में आएगा। तो देखिए 3 3 6 और 3 में 3 घटेगा 0। तो देखिए 0 और 6 ये क्या है, परिमेय संख्या है। तो देखिए इसके कहने का मतलब ये था कि ये एक परिमेय संख्या, ये एक परिमेय संख्या है। तो 2 परिमेय संख्या को जब हम जोड़ेंगे घटाएंगे गुना करेंगे भाग करेंगे परिमेय ही बनेगा। लेकिन अगर एक परिमेय और एक अपरिमेय को जोड़े घटाए गुना करे भाग करे तो हमेशा अपरिमेय बनता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में है ई मतलब होता है यूलर नंबर। जैसे पाई होता ना है, उसी तरह ये भी एक अपरिमेय संख्या होता है।
यूलर संख्या ना एक परिमेय संख्या होता है और इसका जो मान होता है ये सी ऑप्शन के बराबर होता है, जैसे 2.7182 इतना इसका मान होता है, ये एक परिमेय संख्या होता है ई, और इसको हम लोग यूलर नंबर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए दो संख्याओं a और 18, दो संख्या है, कौन कौन है? तो एक संख्या a है और दूसरा संख्या 18 है, जिसका लौसा दिया है 36 और मौसा दिया है 2। तो यहाँ पे देखो, जैसे क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या था, एक संख्या दिया था a और दूसरा संख्या था 18, उसके बाद इसका जो एलसीएम था ये था 36 और एचसीएफ जो था ये था 2, यानी लौसा 36 और मौसा 2 था। तो कहा था कि ए का मान निकाले। तो देखिए ये दोनों क्या है, संख्या है कि नहीं है? तो हम लोग पढ़े थे दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है। तो एलसीएम गुणे एचसीएफ देखिए 18 गुना 36, तो ए का मान कितना होगा? 4 होगा। तो ए का मान जो 4 है, देखिए ए का मान 4 ऑप्शन नंबर डी में है, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। अब आगे हम 5 नंबर में 5, 15 एवं 20 का लौसा एवं मौसा का अनुपात क्या होगा? 5, 15 और 20 के लौसा और मौसा का अनुपात पूछा जा रहा है। चलिए देखिए 5, 15 और 20 इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। तो देखिए हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 1 लिख सकते हैं, 5 3 15, इसको लिख सकते हैं हम लोग 5 गुणे 4 20। तो देखिए एचसीएफ कैसे निकालते हैं? तो देखिए एचसीएफ का मतलब होता है कॉमन, जो सब में कॉमन हो, हाईएस्ट कॉमन हो। तो देखिए एचसीएफ कितना आ गया? 5 आ गया। अब एलसीएम अगर निकाले तो देखिए ये जो कॉमन वाला पोर्शन है इसको भी लिखेंगे और बाकी जो बच जा रहा है इसको भी गुना करके 4 3 12, तो कितना आ गया? 12 25 60। और हमसे क्या पूछ रहा था कि एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात क्या होगा? अनुपात मतलब डिवाइड कर दीजिए, जैसे देखिए एलसीएम और बट्टा करना है एचसीएफ, तो इक्वल कितना हो जाएगा? 12 25 60 और 5 एकम 5, यानी 12 अनुपात 1। 12 अनुपात देखिए 1 देखिए किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में है, यदि P और Q दो अभाज्य संख्या हो, क्या है? तो P भी अभाज्य संख्या है, Q भी अभाज्य संख्या है, तो कह रहा है कि उसके लौसा और मौसा का अनुपात क्या होगा? तो देखिए जब दो अभाज्य संख्या होता है, जैसे मान लीजिए अगर एग्जांपल हम 2 और 3 को लिए, तो ये दोनों अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या मतलब किसी संख्या से कटने वाला है नहीं, तो अभाज्य संख्या का लौसा निकालने क्या करते हैं? दोनों को गुना कर देते हैं, 6 आएगा। और अभाज्य संख्या का मौसा जो होता है एचसीएफ, ये हमेशा 1 होता है, क्योंकि देखिए 2 और 3 का एचसीएफ क्या आएगा? 1 ही आएगा, क्योंकि 2 गुने 1 और 3 गुने 1, तो हमेशा इसमें 1 कॉमन होता है हर नंबर में। तो एचसीएफ कोई भी अभाज्य संख्या हो उसका एचसीएफ आता है 1, हमेशा आता है, और इसका जो एलसीएम होता है तो इसको गुना कर देते हैं। तो देखिए ये दोनों क्या अभाज्य संख्या है, तो इसका एलसीएम क्या होगा? तो एलसीएम मतलब गुना इसको कर दीजिए, ये पीक्यू हो जाएगा। इसका एचसीएफ क्या होगा? तो एचसीएफ 1 आएगा। अब हमसे पूछा था कि एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात क्या होगा? तो देखिए एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात क्या आ जाएगा? पीक्यू अनुपात 1। तो पीक्यू अनुपात 1 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए इसके बाद जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, इसको हम लोग देखते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है, देखिए 1.253, ये रेकरिंग का क्वेश्चन है, ऐसा हम लोग क्लास 9 में बहुत पढ़े थे। देखिए इसमें जो रेकरिंग है ये सिर्फ 5 और 3 पे रेकरिंग है, 2 पे नहीं है। तो देखिए इसका ट्रिक होता है, ट्रिक थोड़ा सा हम समझते हैं इधर। देखिए कैसे हम इस टाइप के क्वेश्चन को बनाएंगे। जैसे मान लीजिए अगर 0.5 लिखा हुआ है, अगर 5 पे रेकरिंग है, 0.5 लिखा है 5 पे रेकरिंग है, तो देखो जो पॉइंट से पहले होता है ना ये पूर्णांक में होता है, ठीक है? तो इसको छोड़िए, दशमलव से पहले वाला नंबर 0 है तो इसको छोड़ दीजिए, क्या है? 5 है। देखिए कितने नंबर पर रेकरिंग है? जितने नंबर पे रेकरिंग है ना उतना ही इसके हर में 9 लगा देते हैं। तो देखिए 5 के ऊपर एक ही मतलब एक ही नंबर के ऊपर रेकरिंग है तो 1 9 नीचे लग जाएगा। जैसे मान लीजिए 0.15 रहता है, ऐसा रहता है इसके ऊपर रेकरिंग, तो क्या लिखते हैं? 15 बटा, देखिए 2 अंक पर रेकरिंग है तो 2 गुना 9 नीचे हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर ऐसे 1 2 3 रहता है, तीनों पे रेकरिंग रहता है, तो क्या लिखते हैं? 1 2 3 और 3 को पर रेकरिंग है, तो रेकरिंग का मतलब हुआ जितना अंक पर रेकरिंग है उतना ही 9 नीचे लगा देना है, हो गया। अब कहिए कि सर अगर 1.15 रहता तो कैसे बनाते? तो देखिए दशमलव के पहले अब ये जो नंबर है ना ये पूर्णांक होगा, एक पूर्णांक आई लिखाएगा 15 बटा, देखिए 2 को पर रेकरिंग है ना तो 2 को 9 हो जाएगा, ये इसका आंसर हो गया। जैसे 1.234 लिखा हुआ है, अगर इस सब पे रेकरिंग है तो एक पूर्णांक 2 3 4 बटा, देखिए 3 को पर रेकरिंग है ना तो 3 को 9 हो जाएगा। अगर चलिए अगर किसी पे रेकरिंग नहीं हो, जैसे मान लीजिए 1.15 लिखा हुआ है, सिर्फ 5 पर रेकरिंग है, 1 पर नहीं है, इसको कैसे बनाएंगे? देखिए एक पूर्णांक तो होगा ही और ये लिखाएगा 15। इसका रूल होता है कि जब देखिए जब दशमलव के बाद कोई भी ऐसा नंबर हुआ उस पर रेकरिंग नहीं हो रहा तो उस नंबर को घटा लेते। देखिए 15 था, 1 पर रेकरिंग नहीं है तो हम 1 को घटा लेंगे। देखिए 1 अंक पर रेकरिंग है तो 1 9, 1 ऊपर नहीं है तो जब नहीं होता 0, तो 1 पूर्णांक 14 बटा 90 होगा, ठीक है? चलिए एक और हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए अगर 1.234 लिखा हुआ, अब 3 4 पे सिर्फ रेकरिंग है तो क्या लिखेंगे? 1 पूर्णांक 234 तो है ही, लिख दिए। देखिए इस पे रेकरिंग नहीं है, इस पे रेकरिंग नहीं होता, इस पे 2 घटेगा
और देखिए 2 अंक पे रेखी रेखी, इसका मतलब 2 9 आएगा और 1 पे नहीं है तो 1 0 होगा, तो 1.232 और बट्टा 990। चलिए आई होप आप समझ गए होंगे। तो इसको भी उसी तरह हम बनाएंगे, तो 1.253 में से कितना घटेगा, 2 घटेगा, और बट्टा में देखिए 2 अंक पे रेख रेखा, तो 2 को 9 आएगा, 1 ऊपर नहीं है तो 1 0 आ जाएगा, तो 1.251 और बट्टा 990, जो ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, चलिए 9 नंबर आप लोग सोल्व कर सकते हैं। ये इजी क्वेश्चन देखिए, इस दोनों पे रेख रेखा, तो 1.25 बट्टा कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा। अब 10 नंबर देखिए, 10 नंबर में दिया है 2 पर पावर 3 गुने 3 पर पावर 4 गुने 5 पर पावर 4 गुने 7, ये संख्या दिया गया है और कहा जा रहा है कि इससे जो संख्या बनेगा गुना करने के बाद जो संख्या बनेगा, तो उसके लास्ट में कै गो जीरो होगा। अब देखिए, अब जीरो कै गो होगा ये निकालने के लिए तो आपको गुना करना पड़ेगा सबको। लेकिन हम लोग देखिए 10th क्लास में एक थ्योरम था, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, यानी फंडामेंटल थ्योरम करने का मतलब है अंक गणित का आधारभूत प्रमेय था। उसके द्वारा हम इक्वेशन, इस टाइप क्वेश्चन को सोल्व करते 4 पर पावर n का अंक शून्य पर समाप्त नहीं होगा। तो उसमें सर पढ़ाए हुए होंगे आपको सर कि देखिए 0 पर समाप्त होने के लिए किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 एवं 5 का होना अति आवश्यक है, यानी 2 और 5 जब होगा ना तभी यह 0 पर समाप्त होगा। ये पढ़े थे आप लोग, इस टाइप का क्वेश्चन एक रहा होगा, उसमें ये पढ़ना था कि यह संख्या 0 पर तब समाप्त होगी जब इसके गुणनखंड में 2 और 5 शामिल होगा। ठीक है, 2 और 5 शामिल होगा। अब हम क्या करेंगे, देखिए इसका मतलब ये था कि 2 और 5 ही वह फैक्टर है, वह गुणनखंड है जो 10 के फॉर्म में बदलता है। तो हम क्या करेंगे, 2 और 5 वाला को रहेंगे, लिखेंगे, बाकी को हटा दिए, बाकी को साइड कर दी, इससे कोई मतलब नहीं है। अब देखिए 2 पर पावर 3 मतलब 8 और गुने 5 पर पावर 4 मतलब 50 25 125 625 होता है। जब गुना कीजिएगा 625 और कितना होता है, तो ये हो जाएगा 8 छक 48 4800 और 25 से 200, 4800 और 200 कितना हो गया, 50 हो गया, यानी 5000 हो गया। तो देखिए अंत में शून्यों की संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई, जो इसमें किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। शून्यों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। चलिए आप इसको ना गुना करके भी चेक कर लीजिएगा, लास्ट में 3 को 0 आएगा। ठीक है, आपको सिर्फ 0 की संख्या बतानी थी। तो यहाँ पर आपका ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया। चलिए अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। सब्जेक्टिव में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए दो संख्याओं का मसा 145 है तथा लसा 2175 है। मसा कितना, 145 दिया। ऐसे हम लोग भाषा के साथ लिखेंगे, ठीक है, ये बहुत जरूरी होता है, दिया है, देखिए ऐसे भाषा के साथ लिखेंगे। दो संख्याओं का मसा दिया था, फिर दो संख्याओं का लसा दिया था। मसा मतलब HCF और लसा मतलब LCM दिया है। ठीक है, देखिए दो संख्या को मसा 145, लसा 2175, 145 दिया है और ये 2175 दिया गया है। ठीक है, इसके बाद है एक संख्या 725 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, देखेंगे, तथा एक संख्या बराबर 725 है ना, 725, एक संख्या बराबर 725, तो पूछा कि दूसरी संख्या क्या होगी। तो देखिए हम लोग क्या पढ़े थे कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है LCM गुणे HCF, ये पढ़े थे कि नहीं थे। अब यहीं से इसी फॉर्मूला से सर ऐसे बना दिए थे कि देखिए दो संख्या को मान लीजिए, एक संख्या A एक संख्या B था, तो LCM गुणे HCF था कि नहीं। तो एक मान लीजिए अगर एक संख्या यहाँ पर A हम मान लेते हैं 725, तो B हमको निकालना है, तो दूसरी संख्या का फॉर्मूला इस तरह लिखा हुआ है सर, दूसरी संख्या बराबर LCM गुणे HCF और बट्टा में क्या होता है, एक संख्या तो आएगा, यानी पहली संख्या ऐसे होता है। देखिए दूसरी संख्या निकालेंगे, क्या करेंगे, ये LCM गुणे HCF तो हम कर दिए, और बट्टा में जो पहली संख्या है, एक संख्या जो दिया गया है वो है। अब देखिए अब यहाँ पे कैसे कटाएंगे, तो ऐसे सोचो, 7 में कितना से गुना करेंगे कि 21 जगह 3 मरतबे 21 से जगह, देखिए 7 तिरका 21 और 25 थे 75 कट जाने वाला है, 3 मरतबे कट गया। अब गुना कर लीजिए, देखिए 14 थे 42, 42 मतलब 420 हो गया, अब 5 थे 15, 420 और 15 कितना हो गया, 435 हो गया। तो जो दूसरी संख्या है 435 है, हाँ इसे इस तरह इसको लिखेंगे, अतः दूसरी संख्या बराबर, इस तरह लिखना जरूरी है, अतः दूसरी संख्या बराबर 435। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 570 और 1425 का HCF निकाले। 570 और 1425, 570 और 1425 का HCF निकाला। देखिए यहाँ पे दिया 570 1425। सबसे पहले ना इसमें बड़ा संख्या कौन है, तो देखिए 1425 बड़ा है, तो हम यहाँ पे इसको A मान लेंगे और इसको B मान लेंगे। अब A B कैसे, क्योंकि हम लोग पढ़े थे A बराबर BQ प्लस R, और देखिए A ना हमेशा B से बड़ा होता है, मतलब A क्या है, भाज्य है, B है भाजक, Q यहाँ पे रहता है भागफल और R होता है शेषफल। तो इसलिए हम जो बड़ी संख्या है उसको A मान लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऐसे, माना कि 2 नंबर क्वेश्चन है, माना कि
ए बराबर 1425 तथा बी बराबर 570। ठीक है, अब लिखेंगे चूंकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से फॉर्मूला क्या था, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर था ना, जहां जो शेष की वैल्यू होती है आर इज लेस देन और इक्वल टू जीरो एंड सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो और लेस देन क्या था बी, यानी जो शेष का वैल्यू होता है जो शेष का वैल्यू होता है यह क्या होता है भाजक, यानी भाजक से छोटा होगा, हमेशा छोटा होता है, या तो जीरो हो सकता है, जीरो से बड़ा हो सकता है, लेकिन भाजक से हमेशा छोटा होगा, ये होता है। खैर चलिए यहाँ पर ए की जो वैल्यू है 1425 रख दीजिए, यहाँ पर बी के जगह पे कितना है तो 570 है, यानी 570 में जब 1425 को हम भागा देंगे तो देखिए 570 गुना होता है 57 गुना 140 होगा ना, तो ये हो जाएगा 1440 होगा, तो शेष कितना बचेगा, देखिए यहाँ पे हम 1425 में भागा दे रहे हैं अलग 570 से, ठीक है, तो 2 मरतबे आएगा, तो 570 गुना होता है 0 214 4 हासिल 1 2 5 10 1 1140 होता है, तो ये 5 12 में से 4 घटेगा 8 और ये है 3 में से 1 घट जाएगा 2 285 शेषफल बचेगा। तो देखिए हम लोग महत्तम में या मौसम में क्या करते हैं, उस मतलब तब तक हम लोग सोल्व करते थे जब तक शेष कितना नहीं हो जाए, जीरो हो जाए, जब शेष जीरो हो जाता है तब जाकर के मेरा आंसर आता है, जब तक शेष जीरो नहीं आएगा तब तक हम इसको क्या करेंगे सोल्व करते रहेंगे। तो देखिए यहाँ हम लिखेंगे ऐसे, यहाँ आर जीरो के बराबर नहीं ना है, तो देखिए जब तक जीरो के बराबर है तब तक इस प्रोसेस को आगे बढ़ाइए। तो और अब देखिए ये वाला जो पोर्शन ना 570 जो बराबर के बगल में इसको ऐसे लिखिए और क्या करेंगे शेष से भाग देते हैं, ठीक है, कैसे, तो देखो अब हम क्या करेंगे भागफल में, अगर जनरल भागफल हम लोग देखें तो इसमें क्या करते हैं, अब इससे भागा करते किसको, तो जो जिससे हम लोग पहले भाग किए थे इस नंबर को, ठीक है, तो ये नंबर मेरा क्या था आर था कि नहीं था, तो आर से भाग करें किस में, तो बी में, तो देखिए यहाँ पे बी था, यहाँ पे लिख दिए, इसको यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। अब देखिए 510 के लिए में हम 285 से जब भागा करेंगे तो 285 दूना हो जाएगा, ठीक है, 28 दूना 56 570 सॉरी ये 2 से पूरा कट जाएगा क्योंकि 28 दूना 56 560 और 10 570 हो जाएगा, यहाँ पे शेष कितना जाएगा जीरो, तो लिखेंगे यहाँ r बराबर जीरो, अतः 570 एवं 1425 का मस कितना होगा, तो ये जो होगा 285 होगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, सिद्ध करना है 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए 5 - √3 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। देखिए सिद्ध करने का जो है ना तरीका बहुत अलग अलग होता है, हर टीचर अपने अपने तरीके से सोल्व करते हैं, बहुत सारा मेथड होता है और कोई भी मेथड इसमें गलत नहीं होता है, ठीक है, तो आप अपनी स्वेच्छा अनुसार भी इसको सोल्व कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं, जैसे आप देखिए जिस पे आपका प्रैक्टिस है, जिस मेथड से आपका प्रैक्टिस है उसी मेथड का यूज कीजिएगा, ठीक है। चलिए हम एक दूसरे मेथड का यूज कर रहे हैं, आप चाहे तो इस मेथड का यूज कर सकते हैं, तो जिस मेथड का आपको प्रैक्टिस है उसी मेथड का यूज कीजिएगा, ठीक है। तो माना कि जो भी संख्या दिया ना उसको परिमेय संख्या पहले मान लेते हैं, माना कि 5 - √3 क्या होगा, तो एक परिमेय संख्या है, ऐसे मान लेंगे हम लोग, एक परिमेय संख्या है। देखिए जब परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या p/q के रूप में होता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के यानी अंश और हर के रूप में होता है, तो इसलिए हम लिखेंगे 5 - √3 बराबर क्या हो जाएगा p/q, हाँ, और जहाँ p और क्या होता है, p और q सह अभाज्य संख्या होता है। देखिए सह अभाज्य कहने का मतलब है वैसी दो संख्या जिसका महत्तम कितना हो, 1 हो, यानी HCF 1 हो, उस संख्या को क्या कहते हैं, सहअभाज्य संख्या कहते हैं। अब यहाँ पे p और q को सहअभाज्य क्यों लिया गया, क्योंकि यहाँ पे हमको ये दिखाना है कि p और q में 1 के अलावा कोई भी दूसरा संख्या कॉमन नहीं है, यानी कोई भी दूसरा गुणनखंड कॉमन नहीं, यानी कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए हम इसको यहाँ पे सहअभाज्य मानते हैं। तो p/q यहाँ पे लिखेंगे, जहां p एवं q सहअभाज्य है तथा q 0 के बराबर है। q 0 के बराबर इसलिए नहीं क्योंकि जब 0 हो जाएगा तो संख्या क्या हो जाएगा, ये इन्फिनिटी हो जाएगा, अनडिफाइंड होगा, अपरिभाषित हो जाएगा। चलिए और 5 - √3 इक्वल टू क्या है, p/q है। हम क्या करते हैं ना, एक साइड में सिर्फ रूट वाला के वैल्यू को रहने देते हैं, बाकी जो परिमेय संख्या उसको दूसरे साइड में ट्रांसफर कर लेते हैं। तो देखिए और हम क्या करेंगे, इस 5 को साइड में भेजिए तो क्या बच गया, -√3 बराबर क्या हो गया, p/q, और माइनस में आया 5। लेकिन देखिए यहाँ से माइनस को हटाने के लिए, ठीक है, माइनस को हटाने के लिए यहाँ से माइनस को कॉमन करना पड़ेगा, और -√3 बराबर देखिए माइनस को जब कॉमन करेंगे तो क्या होता है, माइनस वाला प्लस में हो जाता है और प्लस वाला क्या होता है, माइनस में हो जाता है, p/q ऐसे हो जाएगा, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, ये आप डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे √3 बराबर हो जाएगा 5q - p/q, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पे सोचना है, अब यहाँ पे क्या सोचना है
कि ये जो संख्या आया है ये संख्या कौन सी संख्या है। तुम देखो 5q माइनस पी बटा क्यू है। देखिए q तो जीरो हो नहीं सकता है तो अपरिभाषित तो होगा नहीं। अब p और q के जगह पर कोई भी संख्या मान लो, कोई भी पूर्णांक है, क्योंकि परिवेश है कोई भी पूर्णांक, तो यहाँ पे कोई भी जब संख्या रखेगा, 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, 4 रखिए, कोई भी संख्या रखिए, ठीक है, कोई भी पूर्णांक रखिए, तो क्या यह परिमेय संख्या बनेगी? यह परिमेय अपरिमेय संख्या बनेगी? अपरिमेय नहीं बनेगी, हमेशा परिमेय बनेगी, क्योंकि इसमें रूट तो कहीं है नहीं कि यह अपरिमेय बनेगा। तो ये जो संख्या है कोई भी आप इसमें पूर्णांक रख लीजिए, हमेशा यह क्या बनेगा? परिमेय संख्या ही हमेशा बनेगा। तो देखिए ये क्या आया? एक परिमेय संख्या आया। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि 5q माइनस पी बटा क्यू एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो देखिए दोनों क्या दिया है यहाँ पे, बराबर आया है कि नहीं आया है, तो लिखेंगे इसलिए समीकरण 1 से √3 भी एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। देखिए जब ये परिमेय तो दोनों तो बराबर है तो ये भी क्या हो जाएगा? एक परिमेय हो जाएगा इसके अनुसार। लेकिन देखिए हम लोग क्या जानते हैं कि किसी भी परिमेय संख्या, किसी भी परिमेय और एक अपरिमेय संख्या को जोड़े या घटाए या गुना करे या भागा करे, हमेशा क्या बनता है? तो हमेशा अपरिमेय संख्या ही बनता है। किसी परिमेय संख्या को जोड़े, घटाए, गुना करे, भागा करे, हमेशा अपरिमेय बनता है। तो वही यहाँ पे भी था। देखो क्या था, ये 5 परिमेय संख्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ पे क्या करें? घटा रहे हैं, तो हमेशा इसका रिजल्ट क्या आएगा? अपरिमेय संख्या आएगा, नहीं आएगा? इस बात को यहाँ पे लिखिए। हम जानते हैं कि एक परिमेय और एक परिमेय एवं एक अपरिमेय संख्या का अंतर हमेशा अपरिमेय होता है, हमेशा अपरिमेय होता है। अतः मेरा मानना गलत था, मेरा मानना गलत था, अर्थात यहाँ पे जगह नहीं है, हम यहाँ पे लिखते हैं, अर्थात 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? यूक्लिडी विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके दर्शाना है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग होता है या 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। देखिए धनात्मक पूर्णांक है तो यहाँ पे मान लीजिए पहले धनात्मक पूर्णांक ऐसे लिखेंगे हम लोग, माना कि धनात्मक जो पूर्णांक है, माना कि धनात्मक पूर्णांक को हम a मान लिए। अब देखो जो भी संख्या होता है ना ये हमेशा a बराबर bq प्लस r के रूप में होता है। तो देखो जैसे यहाँ पे दिया है 3m या 3m प्लस 1 दिया है, तो देखिए क्या ये a बराबर bq प्लस r के रूप में है? तो देखो a बराबर ये bq प्लस r के रूप में नहीं है। देखो a बराबर ये bq प्लस r, तो यहाँ पे देखो b के जगह पर कितना दिया है? 3 दिया है, तो यहाँ पे आप मान लीजिए माना कि a है तथा b बराबर कितना? 3, जहाँ देखो इसका शेष क्या हो सकता है? हम लोग पढ़े थे कि जो शेष का मान होता है यह 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा। जो शेष का मान होता है यह 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा, लेकिन हमेशा भाजक मतलब जो b होता है ना इससे छोटा होता है। b मतलब इससे छोटा होता है, यानी यहाँ पे b कितना है? 3 है, तो इसका मतलब क्या है? ये 3 से छोटा होगा। तो शेष कितना कितना आ सकता है? जब हम किसी भी संख्या में 3 से भागा करेंगे, तो देखो किसी 3 से संख्या से जब भागा करेंगे तो शेष कितना आ सकता है? या तो 0 आएगा, नहीं तो 1 आएगा, नहीं तो 2 आएगा। 3 नहीं आ सकता है, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 3 जब आएगा तो एक मतलब और हम लोग भाग दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे अतः संभावित शेषफल, यानी जो शेषफल आने की जो संभावना है ये क्या क्या है? तो 0 हो सकता है या 1 या 2 हो सकता है ना, 0, 1 या 2 हो सकता है। एक ही 0, 1 या 2, ये तीनों में से कोई हो सकता है। चलिए हम मान लेते हैं जब शेष बराबर 0 हो तो, जब r बराबर 0 हो तो क्या हो सकता है? तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से a बराबर bq प्लस r ये ना होता है। तो देखिए a बराबर b के जगह पे तो 3 है, q के जगह पे q ही है, r के जगह पे कितना? 0, यानी कितना आ गया? 3q में 0 को जोड़ेंगे 3q ही आ गया। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन में था ये कह रहा था कि इसका वर्ग 3m के रूप में होता है। देखिए m के रूप में दिया है, लेकिन मेरा जो आंसर है किस रूप में है? q के रूप में है। इसको भी उस रूप में चेंज करेंगे तो हम क्या करेंगे? इसका वर्ग निकालेंगे। अब a स्क्वायर यहाँ पे और लिख लीजिएगा, a स्क्वायर बराबर देखिए 3q है ना, 3q का स्क्वायर जब करेंगे तो क्या हो जाएगा? 9q स्क्वायर आएगा। लेकिन हमको तो लिखना है 3m के रूप में, यानी 3 के मल्टीपल के रूप में, यानी 3 के गुणज के रूप में। इसको बोलते हैं 3 के मल्टीपल के रूप में, मल्टीपल मतलब गुणज के रूप में। तो हम इसको क्या लिखेंगे? देखिए 3 गुने 3q स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिए 3 तिहाई 9q स्क्वायर तो हो ही गया, लेकिन मेरे लिए क्या हो गया? यह 3 के मल्टीपल के रूप में, तो यहाँ पे 3 और इसके जब हमको क्या यूज करना है? तो m यूज करना है। जहां आप लिखिए कि m कहाँ किसके लिए यूज किए? तो m बराबर 3q स्क्वायर हम यूज किए थे। तो एक कंडीशन ये हो गया।
जब r बराबर 1 हो तो a बराबर बी क्यू प्लस आर से, तो a बराबर ये हो जाएगा 3q प्लस 1। चलिए a स्क्वायर निकाल लीजिए, तो 3q प्लस 1 का हम स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, देखिए ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा, होगा। इंप्लाइज टू, देखिए 3 का 9q स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 6q हो जाएगा, प्लस में 1 हो जाएगा। अब देखिए इसको भी 3m प्लस 1 के रूप में लिखना था, तो इस दोनों में से क्या कॉमन करेंगे, 3 को कॉमन कर लेते, तो क्या बच गया इसके पास, तो 3q स्क्वायर बच गया, प्लस में 2q और प्लस में 1 यहाँ पर है। तो अब देखिए 3 इसके जब हम क्या मानेंगे, अब इसके जब m मानेंगे, प्लस 1 है तो प्लस 1, जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2q, ठीक है। तो अब देखिए जो हमको सिद्ध करना था, जो दर्शाना था वो आ गया कि यह 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है। तो लिखेंगे यहाँ पे, अतः धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, चलिए तो हम लोग एक और क्वेश्चन है सर, हाँ 5 नंबर क्वेश्चन है। देखिए ये थोड़ा सा अलग है, आपके बुक में नहीं है, लेकिन इसी बेस क्वेश्चन है, थोड़ा सा देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन भी है। यदि x एवं y दो धनात्मक विषम पूर्णांक हो, क्या है, x और y दो धनात्मक विषम पूर्णांक है, विषम संख्या है, ठीक है, विषम पूर्णांक है, तो हमको सिद्ध करना है कि x स्क्वायर y स्क्वायर एक सम संख्या होगा, यानी सम संख्या होगा, लेकिन वह 4 से नहीं कटेगी। देखिए क्या दिया है, x और y जो है ना, ये कौन सा संख्या है, विषम संख्या है, और x प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा, एक सम संख्या होगा, लेकिन वह 4 से नहीं कटेगा, ये हमको दर्शाना है, ठीक है, ये दर्शाना है इस क्वेश्चन में कि x और y विषम संख्या है और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सम संख्या होगा, लेकिन वह 4 से कटने वाला संख्या नहीं होगा। चलिए देखते हैं, दिया है x एवं y विषम संख्या, x एवं y विषम संख्या है, एवं मान लेते हैं, माना कि x बराबर कोई भी विषम संख्या मान लीजिए। देखिए विषम संख्या हमेशा 2m प्लस 1 या 2m प्लस 3 या 2m प्लस 5 के रूप में होता है, क्योंकि 2m क्या है, तो ये 2 का मल्टीपल है, मतलब 2 का गुणज है, 2 का गुणज मतलब ये सम संख्या है। जब सम संख्या में 1 जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे, 5 जोड़ेंगे, जब विषम संख्या जोड़ेंगे तो यह विषम बन जाता है, ठीक है। या आप ऐसे लिख सकते 4m प्लस 1 लिख सकते हैं, 4m प्लस 3 लिख सकते हैं, ये भी विषम संख्या है कि नहीं है। तो हम चलिए इसमें से मान लेते हैं, x बराबर हम मान लें कि 2m प्लस 1 है, और तथा y बराबर हम मान लेते हैं 2n, क्योंकि दोनों सेम नहीं लेंगे, ठीक है। y बराबर मान लें कि 2n प्लस 1, x बराबर देखिए ये भी एक विषम संख्या होगा, ये भी एक विषम संख्या हो गया। अब आते हैं प्रश्न से, या प्रश्नानुसार लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख सकते हैं। तो यहाँ पर x स्क्वायर और y स्क्वायर की वैल्यू पहले निकाल कर चेक करेंगे। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर मतलब देखिए 2m प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस में है 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये a प्लस b के होल स्क्वायर पाएगा, तो देखिए a स्क्वायर 2m का स्क्वायर करेंगे 4m स्क्वायर आएगा, प्लस 2ab, यानी देखिए 2m में 2 से गुना करेंगे तो जाएगा 4m प्लस क्या हो जाएगा 1, और प्लस यहाँ पे देखिए क्या बनेगा, ये भी उसी तरह a स्क्वायर प्लस 2ab, जब 2 से 2m में गुना करेंगे तो हो जाएगा 4n प्लस b स्क्वायर। अब इसको जब सजा लेंगे तो 4m स्क्वायर प्लस 4n स्क्वायर प्लस 4m प्लस 4n, और प्लस में देखिए 1 और 1 हो जाएगा ये 2। चलिए जनाब इसमें से कॉमन हम क्या कर सकते हैं, देखिए 4 4 4 4, लेकिन इसके पास क्या है 2 है, यानी हम इसमें से 2 को ही कॉमन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके पास क्या बचेगा 2m स्क्वायर प्लस फिर 2n स्क्वायर फिर 2m और प्लस में 1, ठीक है। तो अब देखिए जो क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है, जो आंसर जो फॉर्मेट आया है, जो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का जो मान आ रहा है, यह 2, इस संख्या को हम कोई दूसरा संख्या मान लेते हैं, जैसे हम इसको मान लेते हैं p q r, कुछ भी आप मान सकते हैं। तो मतलब इसका ये हुआ कि ये जो हम सोल्व किए x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का जो मान आया है, देखिए 2 के मल्टीपल के रूप में आ रहा है, ये क्या है, यानी इसको हम कह सकते हैं 2 के गुणज के रूप का है, 2 के गुणज के रूप में है, देखिए 2 के गुणज के रूप में। तो ये जो संख्या है देखिए किससे कटने वाला लग रहा है, 2 से कटने वाला नहीं, अब 4 से रहता कटने वाला, तब ना 4 क्यू यहाँ पर रहता, 4 p q जो भी आप मानिए यहाँ पर, यानी 4 यहाँ पर रहता, 4 का गुणज रहता तब ना 4 से कटता। देखिए एक सम संख्या तो है, क्योंकि यह 2 का गुणज होता है, सम संख्या तो होता है 2 का गुणज, लेकिन ये जो सम संख्या ये 4 से नहीं कटने वाला है। तो लिखेंगे अतः x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक सम संख्या है, लेकिन 4 से विभाजित नहीं है, 4 से विभाजित नहीं है, हो गया। तो डियर स्टूडेंट, तो आज जो टेस्ट 1 हुआ था इसका ये फुल सॉल्यूशन था, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया हो तो 1 से 2 बार और इसको वीडियो को पॉज करके देखिएगा, जरूर समझ में आएगा। फिर भी नहीं समझ में आए तो आप ग्रुप में कमेंट करके
कीजिएगा कि सर ये क्वेश्चन हमको समझ में फिर से समझाएंगे, हम कोशिश करेंगे फिर से समझाने के लिए, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।